नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त सीज फायर के बाद देश में यह बात हो रही है कि 1971 वाला दौर होता, इंदिरा गांधी होती, तो ये वक्त भारत को ना देखना पड़ता। और ये लाजमी भी है क्योंकि 1971 में जिस तरीके से पाकिस्तान पर भारत ने अटैक करके उनके दो टुकड़े किए, वो सबने देखा। 93,000 सैनिकों का सरेंडर भी पाकिस्तान का देखा। लेकिन इंदिरा और कांग्रेस को आज के वक्त में याद कर रहे लोगों को कुछ सच्चाई और जाननी चाहिए। मेरे साथ अनुपम प्रसून है, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तथ्य जान लीजिए कि किस तरीके से अभी ट्रंप और अमेरिका की बात करने वाले कांग्रेसी और इंदिरा गांधी के वक्त में क्या कुछ हुआ। पहलगाम हमले से पहले राहुल गांधी अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में कहते हैं, भारत में चुनाव आयोग का कोई मतलब नहीं, सरकार तानाशाही दिखाती है। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिका के चरणों में जाकर राहुल गांधी किस तरीके से भारत की बदनामी करते हैं। सितंबर 2024 में भी वाशिंगटन में राहुल गांधी बोलते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग, अदालतों पर उन्होंने सवाल उठाया और ये बात भी उन्होंने अमेरिका में ही बोली। कन्हैया कुमार जो कि बहुत चहेते हैं राहुल गांधी के, प्रियंका सोनिया गांधी के, वो सेना को रेपिस्ट बताते हैं, ये सब आपको याद होगा। और आज कांग्रेस के सबसे बड़े चहेते वो बन रखे हैं। 26/11 के बाद पाकिस्तान से चिट्ठी खेल रही थी कांग्रेस सरकार। भगवा आतंकवाद की परिभाषा कर रहे थे दिग्विजय सिंह। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोई आज तक भूला नहीं, जबकि सेना तैयार थी पूरी तरीके से पाकिस्तान पर चढ़ाई के लिए, लेकिन तत्कालीन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया था। और आज वो लोग ज्ञान दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 1971 में हमारी सेना ने 93,000 पाक सैनिकों का सरेंडर कराया, जो कि गर्व का विषय था, लेकिन 54 भारतीय सैनिकों को तत्कालीन सरकार वापस नहीं ला सकी। मिसिंग 54 शायद अब जीवित भी नहीं है। तो इसमें गलती किसकी थी, सवाल ये भी उठता है। 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ। 3900 से ज्यादा भारतीय सैनिक युद्धबंदी बनाए गए। करीब 1696 लापता हो गए, सरकारें खोज नहीं पाई। तत्कालीन सरकार वहां पर भी नाकाम रही। और आज ये सब सवाल उठा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और हवाला दे रहे हैं 1971 और 93,000 सरेंडर का। लेकिन 54 सैनिक कहाँ गए और 1696 सैनिक कहाँ गए? चाइना युद्ध के बाद जो युद्धबंदी बनाए गए, तब की सरकारों ने क्यों नहीं सोचा? एक अभिनंदन गया तो किस तरीके से वापस लाया गया, सबने देखा। अनुपम जी, आज जब देश कह रहा है कि 1971 होता तो आज एक बार फिर से टूट चुका होता पाकिस्तान, वो इस तथ्य से मुंह क्यों मोड़ रहे हैं? अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ अपने दर्शकों से भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभिनंदन को जब पाकिस्तान ने पकड़ा था और उसके बाद भारत के सामने कौन गिड़गिड़ा रहा था? कि इमरान खान? नहीं, अमेरिका। सबसे पहले अमेरिका का फ़ोन आया था और उस समय भी ट्रंप ही राष्ट्रपति थे। उनका फ़ोन आया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ मत करो। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका के दबाव में आ गए, 1990-91 में जब देश में अकाल की स्थिति आई, भारत के पास खजाना ख़त्म हो रहा था, तब वहाँ उस समय की तत्कालीन सरकार किससे गई थी हाथ फैलाने के लिए? देश को ये जानना ज़रूरी है, किससे गई थी उस समय? क्या अमेरिका नाम का देश नहीं था? और उस समय ये लोग बताए कि उस समय क्या IMF से पैसा लेने के लिए अमेरिका के सामने हाथ नहीं जोड़े गए थे? उस समय किसकी सरकार थी? ये एक अटल बिहारी वाजपेयी जब से प्रधानमंत्री बने, उसके बाद ही भारत ऐसी स्थिति में पहुंचा कि उसने IMF से कर्ज लेना बंद किया। साल 2001 या 2 का दौर था। अब आपको उस टॉपिक पर आते हैं जब अमेरिका का लोग रट लगा रहे। देखिए, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि ये ऐसा समय है जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर सवाल उठाने के बजाय आप उस पार्टी ने क्या किया हमारे देश के साथ, कब कब खड़े रहे, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छी बात तब ये लगी थी कि ऑल पार्टी मीटिंग में सारे दलों ने ये कहा था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब की बार कार्रवाई करो, ठीक। और मैं ये भी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि जब सरकार ने सीज़ फायर की घोषणा की और घोषणा में जब उसने पूरे सारे दलों को ये बात नहीं बताई, सिर्फ अचानक ही घोषणा करी, तब मैंने भी सवाल उठाया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए था सरकार को। लेकिन अब चूंकि अमेरिका का रट उसके बाद बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, तो उनका भी जवाब देना ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूं कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। 20-21 अप्रैल को राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर गए थे। इसी साल की बात है और पिछले महीने की बात है। राहुल गांधी जहां गए थे वो है अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी, उसके रोड आइलैंड के कार्यक्रम में वो शामिल हो रहे थे। आपको पता है कि ये कार्यक्रम किस लिए रखा गया था? इस कार्यक्रम में किस चीज़ पर शोध चल रहा था? इस कार्यक्रम में शोध चल रहा था
कि कैसे, जैसे अमेरिका में क्या है, नस्ल भेद, ब्लैक एंड वाइट का इशू वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। तो पहले इसी रोड आइलैंड में ये इस बात पर बहुत सारे रिसर्च किए गए कि क्यों ना नस्ल भेद को हम एक टूल बनाकर सत्ता में दखल दें और सत्ता पलटने में इसको एक बहुत बड़ा एजेंडा बनाया जाए। और पिछले कुछ दिन से वो दिख भी रहा था कि हर एक चीज अब में। उसके बाद सुनिए, अभी रोड आइलैंड में क्या प्रयोग हो रहा था कि एशियन कंट्रीज में कास्ट को कैसे, मतलब कास्ट को कैसे इतना बड़ा बना दिया जाए कि उससे उसकी पावर इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो सत्ता हस्तांतरित कर सके, सत्ता गिरा सके, नई सत्ता बना सके। इतना बड़ा एजेंडा उसको बनाने के लिए ये शोध चल रहा था। और उसी में राहुल गांधी को बुलाया गया था ये भाषण देने के लिए कि आप इस पर अपने विचार रखें। और राहुल गांधी ने जाके क्या कहा, सरकार कास्ट सेंसस नहीं करा रही। अब एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक यूनिवर्सिटी में एक दूसरे देश की सरकार कास्ट सेंसस नहीं करा रही है, क्या उस देश को या उस देश की यूनिवर्सिटी को इससे मतलब होना चाहिए? और क्या आज जब हम ये कहते हैं कि हम 21st सेंचुरी से अब आगे निकल रहे हैं, तो उस 21st सेंचुरी में हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि कास्ट सेंसस हो? चलिए, कुछ लोग ये मानते भी हैं, कुछ लोग ये मानते भी हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, लेकिन क्या राहुल गांधी का अपना विवेक क्या कहता था कि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में जाकर ये बताएं कि कास्ट सेंसस नहीं करवा रही सरकार? और ये देखिए कि 21 तारीख को उन्होंने सवाल उठाया, 25 तारीख के आसपास सरकार ने घोषणा की कि भारत में हम कास्ट सेंसस करवाने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भारत की सरकार को इल्म हो गया था कि इरादा क्या है, और वो भी अमेरिका किया जाएगा जो अमेरिका में चल रहा था। आपने मतलब हम जिस पॉइंट पर आना चाहते थे आपने वो बात बता दी। इससे पहले मैंने 1990-91 की बात तो बताई, अब थोड़ा सा और इसको डिटेल में ले जाते हैं। 2008 में सबको पता है, 2008 में 26/11 का एक अटैक हुआ। उस अटैक में अमेरिका का क्या रोल था? अमेरिका ने हमारा कितना साथ दिया? अमेरिका से कैसे मदद मांगी गई 2008 में? आज मैं उतना तो छोड़िए, अभी तहव्वुर राणा लाया गया। तहव्वुर राणा को लाने के लिए भारत 25 साल के आसपास, 2008 से जोड़ लीजिए, कितने संघर्ष करता रहा, इतने सालों का संघर्ष रहा, मतलब 17 सालों का संघर्ष रहा, तब जाकर तहव्वुर राणा आया। और अभी भी जो उसका मुख्य आरोपी है वो अभी भी अमेरिका के जेल में बैठा, हाँ, डेविड हेडली। अब डेविड हेडली, अब ये जो अभी भारत ने पाकिस्तान में घुसकर स्ट्राइक की थी, प्रिसीजन स्ट्राइक जिसे कहा जा रहा है, वो स्ट्राइक उस ठिकाने पर भी हुई थी जहां डेविड हेडली को ट्रेन किया गया था। डेविड हेडली किसके पास है? यूएस के पास है। और एक चीज़ और, मतलब ये सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा चली, मैं इस बात का समर्थन अब मतलब नहीं करना चाहता, लेकिन सोशल मीडिया के हवाले से एक बात बताता हूँ। क्या चर्चा चली? चर्चा ये चली कि तहव्वुर राणा को अमेरिका ने ऐसे वक्त में भेजा जब उसके पास कुछ बचा नहीं है, मतलब वो एक उम्र के ढलान पर आ गया। वो सारी जानकारी अमेरिका को उसने पास कर दी। डेविड हेडली, आना ये चाहिए था कि तहव्वुर राणा के साथ साथ डेविड हेडली भी भारत आता, लेकिन उसने जानबूझकर डेविड हेडली को रोक लिया। अमेरिका ने एक मतलब जो यहाँ भेजा, भारत में प्रत्यर्पण किया, तो प्रत्यर्पण के तहत क्या है, कायदे से तहव्वुर राणा को हमारे कानून के हिसाब से पहले सुनवाई होगी, और अगर वो दोषी है तो उसे, जैसे कसाब को फांसी हुई, उसको भी फांसी होगी, लेकिन हम उसे फांसी नहीं दे सकते। बताइए, उसने 26/11 में पूरी साजिश रची, कई लोगों की जान ले ली, और हम प्रत्यर्पण करके ले आए। सरकारों ने प्रयास भी तो नहीं किया, और अगर ये जानिए कि अमेरिका के साथ एक अच्छी हालत में, मतलब एक जिसको कहते हैं ना कि वार्ता करने की हालत में अगर भारत इस बार भी नहीं होता। अमेरिका को पता है, देखिए कुछ भी हो जाए, अमेरिका ये बहुत अच्छे से जानता है कि अगर भारत, जैसे हम ये मानते हैं क्या है, हमें विदेशी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। भारत में कोई ऐड भी बनता है ना, आप उसमें देखेंगे उसके मॉडल्स विदेशी लाए जाते हैं, तो प्रोडक्ट ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट हिट हो जाएगा। सेम चीज़ हमारी नज़रिए में, हमारे सोच में भी है। हमें ऐसा लगता है कि अमेरिका ने कुछ कह दिया तो वो हमारे लिए सर्टिफिकेट हो जाता है। एक एग्जाम्पल इसका और मैं देना चाहता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप आए। डोनाल्ड ट्रंप को अभी पूरी दुनिया में, मतलब आप सबको पता है, वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। उन्हें मतलब जितना होना चाहिए, जितना इम्पैक्ट होना चाहिए एक यूएस प्रेसिडेंट का, यूएस प्रेसिडेंट होने के नाते है, लेकिन वो पर्सनल एक ह्यूमन के तौर पर वैसे दिखते नहीं है। अब उन्होंने एक बात कही कि भाई हमने पाकिस्तान और भारत को कहा कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, इसलिए सीज फायर हो गया। अब एक
भारत ने आज उसका जवाब भी दे दिया। बिल्कुल। आज तो कायदे से डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर ये बात कहनी चाहिए, भारत ने टैरिफ में कैसे भारत के एल्यूमिनियम पर 10% का टैरिफ लगाया था अमेरिका ने मार्च में, और 25% का लगाया था स्टील पर। भारत ने आज क्या किया, जितने सामान जा रहे हैं अमेरिका उन सब पर टैरिफ बढ़ा दिया, दोगुना कर दिया। हाँ, अब इससे भी आप समझिए कि अमेरिका कौन कर रहा था, पहले के लोग कर रहे थे या अब के लोग लेकिन कर रहे एक और जो बात चल रही है 1971 93,000 सैनिकों का सरेंडर, फिर उसके बाद कहा यह जा रहा है कि वो एक गर्व का पल था, सरकार को तारीफ भी मिलती है, लेकिन 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को वापस भेजने के बाद भी आप अपने 54 सैनिक नहीं ला पाए। अभी 2015-16 में सुप्रीम कोर्ट में भी ये जब मामला फिर से एक बार उठा तो पूछा सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने जवाब दाखिल किया शायद अब मिसिंग 54 जीवित नहीं है। तो अगर आपने 93,000 सैनिक वापस किए थे तो 54 लाने में क्यों पीछे रह गए, सवाल ये भी है। अगर 93 सैनिक को सरेंडर करवाना पाकिस्तान के उपलब्धि थी इंदिरा सरकार की, तो 54 सैनिकों को भारत के वापस ना ला पाना क्या नाकामी नहीं थी? देखिए, नाकामी थी। और क्या उस समय जब आप कहते हैं कि इंदिरा गांधी इतनी स्ट्रांग पोजीशन में थी, उन्होंने कहा था कि हम तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं चाहते हैं, और आपने फिर भी इस बारे में कोई पाकिस्तान से बात नहीं की, इसका मतलब है कि आप अपनी पर्सनालिटी, अपने नाम को बड़ा करने के लिए आपने उन 54 सैनिकों को मौत के मुंह में धकेल दिया। इससे एक जो मीनिंग निकल कर आता है वो यही निकल कर आता है। मैं जिस पॉइंट पर आना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन चुका है, अमेरिका ने कह दिया तो चलो ये ठीक है। हमारे यहाँ कुछ सरकारों में ऐसा भी देखा गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि उनके स्कूल की ब्रांडिंग जब तक अमेरिकन अखबार नहीं करते थे तब तक वो यहाँ चिल्ला कर कहते रह जाते थे कि हमने बहुत अच्छा स्कूल बना दिया, लोग मानते नहीं थे। अमेरिकी अखबार छाप देते थे तो लोग ये मान लेते थे। अमेरिकी अखबार, देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारे देश में अमेरिका के एक पत्रकार ने पाकिस्तान की ज़मीन पर खड़े होकर अभी भारत के खिलाफ कितने नैरेटिव चलाए, बहुत, मतलब हज़ारों नैरेटिव चलाए। वो एक बड़े चैनल का CNN का रिपोर्टर, जो कि मतलब एडिटर भी वो था, उसने पाकिस्तान की ज़मीन पर खड़े होकर बहुत सारे नैरेटिव चलाए, और भारत में लोगों ने उसे देखा और उस एजेंडे को आगे बढ़ाया, क्योंकि उनको लगता था कि भारत के चैनल गलत कह रहे हैं। अमेरिका ने कह दिया, CNN ने कह दिया, तो ये सही ही होगा। नहीं, वो नैरेटिव वार्त ये भी चला जब पाकिस्तानी चैनलों ने चलाया कि हमने दिल्ली पर मिसाइल दाग दी, कश्मीर पर कब्जा कर लिया। यही नहीं, सुनिए एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जो विदेशी चैनल्स थे उनमें से एक बड़ा चैनल था अल जज़ीरा, उसने भी कुछ चलाया। हमारे देश में लोग उसको भी शेयर करने लगे कि अल जज़ीरा ने कह दिया तो ये सही होगा। बाद में पता चला कि पाकिस्तानी चैनल ही उसका फैक्ट चेक करके उसकी हकीकत बता रहे थे। तो ये स्टैंडर्ड बन चुका है कि अमेरिका ने कुछ कह दिया तो सही है। राहुल गांधी अमेरिका इतना क्यों जा रहे हैं? 2023 में गए, 2022 में गए, 2023 में गए, 2024 में गए, 2025 में गए। एवरेज अगर उनका निकालेंगे तो हर साल 2 बार वो अमेरिका जा ही रहे हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी देखिएगा उस वक्त जाते हैं अमेरिका जब या तो संसद का सत्र चल रहा होता है या सत्र शुरू होने वाला होता है, इसी बीच जाते हैं, क्योंकि मतलब ऐसी चर्चा है कि राहुल गांधी को जो इश्यूज मिलते हैं वो अमेरिका से मिलते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो कांग्रेस पार्टी बता पाएगी। राहुल गांधी ने इस बार जो फैसले लिए थे ऑल पार्टी मीटिंग में कि सरकार का फुल सपोर्ट है, हम इस मतलब हर एक आदमी जो उनका विरोधी भी था वो बहुत खुश हो गया था। राहुल गांधी को, और सिर्फ राहुल गांधी को, ओवैसी या बाकी जितनी पार्टियां थी, सरकार ने सीज फायर करते वक्त उनको ये बात नहीं बताई, उनको भी कॉन्फिडेंस पे लेना चाहिए था, नहीं बताई। इसका भी लोगों ने विरोध किया, बताना चाहिए था। जब सब ने आपकी जहां गलती है वहां पर सवाल उठेंगे। लेकिन अब अमेरिका वाले ट्रेंड पर चलते हुए कि अमेरिका ने कह दिया तो सही होगा। अब देखिए ट्रंप की चाल देखिए इसमें। आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा गया है कि क्या भारत ने जो ट्वीट किया था सीज फायर का, उसमें कोई एक्सपोर्ट या ट्रेड की बात कही थी क्या? भारत ने नहीं कही थी। सही बात है, नहीं कही थी। दो एस जयशंकर ने भी किया था और बाकी बाद में भी कई बार हुए, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि अमेरिका से ट्रेड के लिए ये हुआ है। पाकिस्तान ने किया तो पाकिस्तान मतलब ऐसा लगा कि वो तो चरण में ही लौट गया तो अमेरिका के। 5 बार शहबाज ने अपनी स्पीच में भी बोल दिया था, स्पीच में बोला
लेकिन क्या शहबाज ने कहा कि अमेरिका ने कहा कि ट्रेड रोक देंगे आपसे? शहबाज ने भी नहीं कहा। अब देखिए, कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे और वो 5 घंटे पहले पता चल गया था लोगों को, 5.5 घंटे पहले, कि मोदी रात 8 बजे आ रहे हैं। इसी बीच क्या हुआ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 1.5 घंटे पहले आते हैं ट्रंप और कह देते हैं, पोस्टर छाप देते हैं कि ऐसा जी ट्रेड, हमने पाकिस्तान और भारत दोनों को कहा कि हम ट्रेड रोक देंगे, इसलिए सीज फायर हो गया। अगर आपको ट्रेड, देखिए आप, हकीकत क्या है, अमेरिका से यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बैठकर, जेलेंस्की ने जो बैठकर जिस तरह से लताड़ लगाई, तस्वीरें सबने देखी, वो तस्वीर वो ट्रंप के लिए भारी बेइज्जती थी। इसी तरह बहुत सारे मौके आए, अमेरिका की गोदी में बैठने वाले अब ऐसा उनको लगने लगा है। देखिए, एक कहते हैं ना कि और केवल अमेरिका ही नहीं, आप तो पिछली सरकारों में देखिए चीन के आगे किस तरीके से नतमस्तक रहे, पूरा परिवार किस तरीके से अगवानी करता था प्रधानमंत्री, भले ही मनमोहन सिंह थे, किस तरीके से मिलने जाता था, वो तस्वीरें देश थोड़ी बदलेगा। देखिए, डोकलाम में इतना सारा विवाद हुआ, इतने विवाद के बाद भी जो राहुल गांधी थे उन पर कई बार आरोप लगा कि वो चीनी एम्बेसडर से मिले। और आपने वो तस्वीर पता नहीं देखी है या नहीं देखी बिल्कुल है, उस पर कई खबरें भी हुई। हाँ, नेपाल में एक शादी समारोह चल रहा था जिसमें राहुल गांधी को किसके साथ बैठा हुआ पाया गया था, वो भी पूरी दुनिया ने देखा है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका कुछ कह रहा है और भारत उसे मान रहा है। अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो अमेरिका कभी भी भारत का मतलब एक भरोसेमंद पार्टनर नहीं बन पाया है, और भारत ने कभी ऐसी कोशिश भी नहीं की है। अमेरिका कहता रह गया रूस से ट्रेड बंद कर दो, क्या भारत ने बंद कर दिया? मोदी ने बंद कर दिया। मोदी ने तो जितने यूरोपियन कंट्रीज़ थे उनके खिलाफ जाते हुए अमेरिका के खिलाफ जाकर रूस से तेल खरीदना जारी रखा। इसके बाद भी जब मीडिया पूरी पड़ी हुई थी भारत के पीछे कि भारत ये ट्रेड रोक दे, अमेरिका ने रूबल करेंसी को बैन करने की कोशिश की, उसके बाद भारत रूबल में ट्रेड करने लगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये संकेत साफ दे रहे हैं कि इस सरकार ने अमेरिका के दबाव में कुछ भी नहीं किया। सरकार को जब उसको लगता है कि उसकी पॉलिसी जिस हिसाब से होनी चाहिए उसी हिसाब से बनती है, और वो पॉलिसी भारत को नज़रिए में रखकर बनाई जाती है, ना कि अमेरिका। बिल्कुल। बाकी MEA ने एक बार फिर से बता दिया है कि किसी तीसरे की दखल अंदाजी भारत मंजूर नहीं करेगा, और पाकिस्तान के साथ जो भी आगे बातचीत होगी वो हमारी शर्तों पर होगी। POK खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया है। पानी एक बूंद सिंधु से नहीं मिलेगा, ये भी कह दिया गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से। बाकी जो लोग सवाल कर रहे हैं कि ट्रंप ने सीज फायर करवा दिया और कह रहे हैं कि किसके आदेश पर सीज फायर हुआ, मोदी जी किसके आदेश पर डर गए, उन्हें यह भी समझना चाहिए कि 93,000 सैनिकों ने अगर पाकिस्तान के सरेंडर किया था तो 54 भारतीय सैनिकों को क्यों छोड़ दिया गया, किसके इशारे पर छोड़ दिया गया, किसके कहने पर छोड़ दिया गया पाकिस्तान में मरने के लिए। आज लगभग 50 साल होने कब आए हैं, लेकिन उन सैनिकों का कुछ भी अता पता नहीं है। नाम भी मिसिंग 54 दिया गया था, और सरकार ने 2015-16 में जवाब भी दाखिल किया, लगता है कि वो जीवित नहीं है। इसके अलावा 62 में इसी तरीके से हुआ जब चाइना के साथ युद्ध हुआ भारत का। 4000 के आसपास, 3900 के आसपास सैनिक युद्धबंदी बनाए गए। 1696 सैनिकों का पता ही नहीं चला, किसके इशारे पर उन सैनिकों को पता नहीं लगाया गया, किसने रोका उस तत्कालीन सरकार को, ये भी सवाल उठता है। तो जो आज अमेरिका कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका के कहने पर भारत ने सब कुछ कर दिया, वो राहुल गांधी की स्पीचेस सुने अमेरिका में, वो किस तरीके से भारत को बदनाम करते हैं। वो कन्हैया कुमार को सुने जो कि घोर लेफ्टिस्ट और भारतीय सेना को रेपिस्ट बताने वाले हैं, और आज राहुल गांधी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और वो लोग अगर देश पर सवाल उठा रहे हैं तो फिर ऐसे में ये तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। इन सवालों का जवाब अगर हो तो दीजिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। बाकी बने रहेगा आप हमारे साथ लगातार। नमस्कार।